लेकिन पोर्तुगीज अपने व्यवहार से चीनियों को प्रसन्न नहीं कर सके। इनके व्यवहार तथा आदतें अच्छी नहीं थी। केवल पोर्तुगीज ही बुरे नहीं थे, अन्य जातियों की भी ऐसी ही आदतें थीं। स्पेन के लोग जब अमेरिका पहुंचे तब वहां की मौलिक जातियों का जीवन भी उनके चलते अत्यंत कष्टप्रद हो गया। स्पेन के लोगों के विरोध किए जाने पर भी अमेरिका नहीं छोड़ा और वहां बस्तियों का निर्माण कर नियमित रूप से बस गए। नियमित रूप से बसते ही वे अमेरिकन लोगों के धर्म, संस्कृति, रहन सहन वगैरह में हस्तक्षेप करने लगे। इतना ही नहीं, बस्तियों के निर्माण के साथ साथ शनैः शनैः वे उपनिवेश निर्माण की ओर भी उन्मुख हुए। इसी सिलसिले में स्पेनवासी चीन भी पहुंचे। पोर्तुगीजों के बाद स्पेनिश ही चीन आए। अमेरिका में इस जाति ने जिस प्रकार की हरकत की थी उससे चीन के लोग परिचित ही थे। इसलिए चीन की धरती पर उपनिवेश निर्माण का बीज लिए जैसे ही इस जाति का आगमन हुआ वैसे ही चीनियों ने इनका विरोध करना प्रारंभ किया। मिंग सरकार ने तो इस जाति के विरुद्ध एक जोरदार आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। यही कारण हुआ कि अमेरिका की तरह चीन में स्पेन वालों की दाल नहीं गल सकी। वे चीन में न तो अपना अस्तित्व ही कायम कर सके और न आकांक्षित बस्तियों का ही निर्माण कर सके। पोर्तुगीजों से भी व्यापारिक संबंध कायम हो गए थे, इनसे यह संबंध भी कायम नहीं हो सका। फिर भी स्पेनिश जिद्द के पक्के थे। अमेरिका में जिस प्रकार वे बलपूर्वक रहने लगे थे उसी प्रकार वे चीन में भी रहने का प्रयास किए। इनका एक जत्था चीन के प्रसिद्ध बंदरगाह कैंटन में ठहर गया और चीन से व्यापारिक संबंध कायम करने का प्रयास करने लगा। अंत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध 1557 में अपने कार्य में उन्हें सफलता मिली और मकाओ में अपनी बस्ती का निर्माण कर वे रहने लगे। इसी समय पश्चिम की अनेक धार्मिक मिशनरियां भी चीन आईं। चीन में इन मिशनरियों ने धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में इन मिशनरियों के व्यवहार अच्छे थे, लेकिन बाद में उनकी स्वार्थपूर्ण नीति से चीन के लोग परिचित हुए। इसी समय अंग्रेजों तथा डचों का भी आगमन चीन में हुआ। लेकिन यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि मिंग वंश के शासन में चीन का पश्चिमी देशों से दो प्रकार के संबंध कायम हुए, एक व्यापारिक संबंध और दूसरा धार्मिक संबंध। पश्चिम के देश दक्षिण के भूखंडों का मकाओ तथा कैंटन से व्यापार करते थे। पश्चिम के व्यापारी चीन में अपने देशों से अनाज संबंधी अनेक पौधे तथा तंबाकू लाए। तंबाकू का प्रचार इन लोगों ने काफी किया। इन्हीं के चलते चीन के अधिकांश लोग तंबाकू का सेवन करने लगे। इसी प्रकार चीन से उनका धार्मिक संबंध भी कायम था। चीन के भीतरी इलाकों में पश्चिमी देशों की मिशनरियां धर्म प्रचार का कार्य करती थी। मंगोलों के शासन के बाद चीन में ईसाइयों का अंत हो चला था और उनका प्रभाव घटने लगा था। लेकिन मिंग वंश के शासन के अंतिम वर्षों में रोमन कैथोलिकों ने इन ईसाइयों तथा उनकी मिशनरियों को पुनर्जीवित किया। इसी समय ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह से फ्रांसिस्कन, ऑगस्टीनियन, जुसेट, डोमिनियन आदि अनेक धार्मिक संप्रदाय के लोग चीन पहुंच गए। 16वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ही जेसुइट संप्रदाय की प्रधानता चीन में कायम होने लगी। इस संप्रदाय का लोकप्रिय प्रचार फ्रांसिस जेवियर्स था, जिससे दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का अथक प्रयास किया। प्रचारक ने न इस संप्रदाय का प्रचार चीन में भी किया। वस्तुतः जेवियर्स के चलते ही चीन में यह संप्रदाय जीवित हो सका। अभी जेविसर्य को अपने कार्य में पूरी सफलता भी नहीं मिली थी कि 1556 में वह संसार से चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कार्य का भार मैथर रिक्की ने अपने कंधों पर लिया। रिक्की इटली का निवासी था। जेसुइट संप्रदाय की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने जी जान लगा दी। रिक्की की प्रतिभा बहुमुखी थी। वह ज्योतिष तथा गणित का प्रकांड विद्वान था। इतिहासकारों का अनुमान है कि संप्रति चीन में ज्योतिष तथा गणित का कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जो रिक्की की समता कर सके। अपने प्रतिभा के चलते ही उसने चीन साहित्य का भी अध्ययन किया। यह चीनी साहित्य रिक्की के लिए पूर्णतः नया विषय था। फिर भी अपने अध्यवसाय तथा प्रतिभा के चलते उसने चीनी साहित्यकारों के बीच काफी प्रतिष्ठा पाई। अपने धर्म का अध्ययन तो उसे था ही, उसने कन्फ्यूशियस के धर्म तथा ईसाई धर्म का काफी गहरा अध्ययन किया और दोनों धर्मों की समानता तथा असमानता को एक विद्वान के रूप में रखने का प्रयास किया। चीन की राजधानी पेकिंग में उसने अपना निवास स्थल बनाया। इसी समय फिलीपीन से स्पेनियाई भी चीन आया। चिंग वंश 1644-1838 से संपादित करें। अब तक चीन में अनेक पश्चिमी जातियां आ रही थीं। 1516 में पोर्तुगीज आ गए थे। 1575 में स्पेनिश आ गए थे। डचों का आगमन 1604 ने हुआ था और अंग्रेज 1637 में आए थे।
पर इस समय तक अमेरिकी तथा रूसी नहीं आ पाए थे। चिंग शासनकाल में इनका आगमन भी चीन में हो गया। 1644 ई में मिंग वंश का शासन समाप्त हो गया। उत्तर में मंचू नामक विजेताओं ने मिंग को परास्त किया। मंचू मंचूरिया के रहने वाले थे। 16वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अपने को शक्तिशाली बना लिया और मिंग से मुकड़ेन अपहरित कर लिया, जो उनकी राजधानी भी थी। मुकड़ेन को वे भी अपनी राजधानी बनाए। चीन में रहने वाले मंगोलों ने भी इच्छा या अनिच्छा से मंचुओं के शासन को स्वीकार कर लिया। मंचुओं ने चीन की दक्षिणी दीवार तक अपनी राज्य सीमा बढ़ाने का प्रयास किया। इसी समय जब चीन में मिंग के विरुद्ध असंतोष की भावना का जन्म हुआ, तब मौका पाकर मंचुओं ने पेकिंग पर अपना अधिकार कर लिया और तभी से वे चीन में शासन करने लगे। कांगसी 1661 1728 और चीन लुंग 1736 1796। इस वंश के सर्वाधिक प्रताप